पॉज करें, जवाब समझिए। ओके, एक सवाल लिख लें। होमवर्क के सवाल हो गए थे? अच्छा जी, आज बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक है जिसका कल के पढ़े के ताल्लुक नहीं है। लीज का टॉपिक शुरू हो रहा है, इसलिए अब कुछ छुट्टी भी करने की जरूरत नहीं है। नोट करें। हाँ हाँ हाँ, तीनों क्लासों में इकट्ठे। आप भी फर्स्ट डे आए आज? जी, कैलकुलेटर पकड़ के प्रेजेंट वैल्यू निकालें। अच्छा जी, 200 ईच लिखते हैं, यानी हर साल। तो 4 साल तक हर साल अगर 200 रुपया पे किया जाए तो आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? ये स्विच लूज है, इसके वजह से इसका कनेक्शन लूज है, इनको सही करना। ₹200 ईच। ओके, किसी को नोट्स ना मिले हो तीनों क्लासों में, हाथ खड़ा कर दें। अच्छा जी, ₹200 इधर पे करना है, 200 इधर पे करना है, 200 इधर पे करना है और 200 इधर पे करना है।
अब इसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, यहां पे खड़े होके इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? 200 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर माइनस 4, कितनी दफा 200 देना है? 4 दफा, डिवाइडेड बाय 0.12 इज इक्वल टू 607.5 608। क्या ये प्रेजेंट वैल्यू 800 आनी चाहिए, 800 से ज्यादा आनी चाहिए या 800 से कम आनी चाहिए? 800 कहां से आ गया? 200 कितनी दफा देना है? 4 दफा। तो अगर 204 दफा देना है तो इसका मतलब है टोटल कितना पे करना है 4 सालों में? जल्दी बोलें। 800। अगर 800 आज पे कर दें तो कितना पे करना पड़ेगा? 608। तो इसको प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे, या ऐसे भी निकल सकती है। मैंने यहां खड़े होकर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 200 इंटू 1.12 रेज टू पावर -1। ये पहले वाले 200 को एक साल पीछे बुलाया, 200। अब इस वाले 200 को आवाज मारे, 200। आप खुद ही मेंटली प्रिपेयर हैं कि चौथे वाले के लिए इंशाल्लाह कैसी आवाज निकलनी है। अब वो वाले 200 को बुलाए, 200। अब आप लोग जो है वो कान बंद कर लें अपने। टू 200 इज इक्वल टू, आ जाके वही जवाब आ गया। इस तरह भी लिख लें। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के 2 तरीके। जी, हाइब्रिड में चौथी रो में बातें भी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह नोट भी हो गया, मल्टी प्रोसेसिंग हो गई। भाई ये पता कराओ, ये चेंज हो सकता है? ये पता नहीं क्यों पट्टी लगा दी है, तो मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ अच्छा काम किया होगा, लेकिन ओके। अच्छा भाई, ये एनओटी वाला फॉर्मूला किस वक्त यूज हो सकता है? ये जो मैंने लाइन लगा रहा हूं, इस लाइन से ऊपर एनओटी वाला फॉर्मूला है और लाइन के नीचे सिंपल डिस्काउंटिंग की है। एनओटी वाला फॉर्मूला किस वक्त यूज हो सकता है? जब अमाउंट क्या हो? बराबर हो। अमाउंट क्या हो? और इंटरवल भी बराबर हो और अमाउंट 1 से ज्यादा हो। यानी एक अमाउंट को तो रेज टू पावर -4 करने का फायदा नहीं होगा ना। तो कितनी दफा 200 हमने पे करना है? 4 दफा। इसलिए हमने क्या कर लिया? रेज टू पावर -4। अच्छा जी, अब आज के नोट्स निकाल लें। अच्छा, ये जो पेज नंबर है, अल्लाह का शुक्र है पिछले वाले IAS 21 के पेज नंबर हमारी किताब वाले नहीं थे, लेकिन अब क्योंकि किताब बस आज इंशाल्लाह प्रिंटिंग में चली जानी है, तो ये वाले आप पेज नंबर जो हैं ये किताब वाले ही पेज नंबर हैं। तो अब आपको जब किताब आपके पास आएगी इंशाल्लाह ये पेज नंबर 38 ही होगा इसका। तो पेज नंबर 38 निकाल के जी लीज का पहला सवाल हम शुरू करते हैं।
लीज में मोहतरम, लीज में एक लेसी होगा और एक लेसर होगा। लेसर मिसाल के तौर पर बैंक है, ओके। दोबारा शुरू करते हैं। लीज में एक लेसी होता है जिसको एसेट लीज पे चाहिए होता है, और एक लेसर होता है जो बैंक होता है या लीजिंग कंपनी होती है। तो लेसी में भी डॉलेंस को एक मशीन लीज पे चाहिए या किसी बंदे को एक गाड़ी लीज पे चाहिए, तो ये फौरन एट द स्पॉट पेमेंट नहीं कर सकते, कैश में चीज खरीद नहीं सकते। इसलिए बैंक के पास जाते हैं, बैंक चीज खरीदता है और बैंक चीज खरीद के इनको दे देता है। तो ये है मशीन सप्लायर। तो मशीन सप्लायर जो है वो इनको क्या दे देगा? मशीन। और ये क्या पे कर देंगे इसको? कैश। तो बैंक इनको कैश पे करके मशीन ले लेगा और फिर ये मशीन किसको हैंड ओवर कर देगा? लेसी को। तो ये अरेंजमेंट होगा। साइड पे होकर नोट कर लें। चलें सबके सामने ही कर लें। लेसी पहले बैंक के पास जाएगा और बैंक को क्या कहेगा? मेरे लिए मशीन खरीदो। बैंक मशीन खरीद लेगा और खरीद के किसको दे देगा? लेसी को। जल्दी करें। पॉज करो। ओके। अच्छा, अब लेसी इसको मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपया दे देते हैं कि 50 लाख की ये मशीन है। लेसी इसको, लेसर मशीन सप्लायर को 50 लाख रुपया दे देते हैं और ये इसको 3 सालों में 20-20 लाख रुपया देता है। कुछ समझ आई बात की? ये इसको 3 सालों में 20-20 लाख रुपया देता है, यानी ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में। तो 50 लाख रुपए की इसने मशीन खरीदी थी और खरीद के किसको हैंड ओवर कर दी थी? लेसी को हैंड ओवर कर दी थी। और लेसी अब इसको थोड़े थोड़े पैसे करके दे रहा है। पहले साल 20 लाख दे दिए, दूसरे साल 20 लाख दे दिए, तीसरे साल 20 लाख दे दिए। तो टोटल पैसे लेसर के पास कितने आ गए? बैंक के पास 60 लाख। कितने सालों में? 3 सालों में। और पहले साल के पहले दिन इसने कितने पैसे पे किए थे? तो 10 लाख इसकी इंटरेस्ट इनकम हो गई। किसकी इंटरेस्ट इनकम हो गई? बैंक की इंटरेस्ट इनकम हो गई, लेसर की इंटरेस्ट इनकम हो गई। मुझे क्यों देख रहे हैं नोट? 20-20 लाख। ओके।
क्वेश्चन नंबर 1, पेज 38. ऑन 1 जनवरी 2010, होमवर्क के लिए तो मैं आपको पूरे नोट्स भेज दूंगा, तो वो आपके लिए इनफ होंगे, वहीं से आप पेज नंबर देख के होमवर्क कर लिया करेंगे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते के मिड तक बुक भी आ जाएगी. ऑन 1 जनवरी 2010, मुश्तबा टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक. डिटेल्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज. तो मुश्तबा टेक्सटाइल लिमिटेड कौन है जी? लसीनी. ट्राई करें. ले सी ल सीनी ले सी. एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक. बैंक कौन है? ले सर आ गए. फुल स्टॉप. डिटेल्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज. अगर आज हम पैसे देके खरीदें तो मशीन नहीं है, ये मशीना है जो 412 मिलियन की मिलेगी. तो आज अगर इस मशीन को खरीदें पैसे देके तो कितने की मिलेगी? 412 मिलियन की. और लीज टर्म कितने साल है? 4 साल. इंस्टॉलमेंट्स कितनी हैं? 130. अब मुझे ये बता दें 130 मिलियन कितने साल तक देना है? 4 साल तक. 130 कितने साल तक देने? 4 साल तक. एरियर का क्या मतलब है? एरियर का क्या मतलब है? ठीक है. ओनरशिप ऑफ एसेट विल बी ट्रांसफर्ड टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म. एक ये सवाल अराइज हो सकता है कि चौथे साल के एंड पे इस मशीन का क्या करना है. तो चौथे साल के एंड पे इस मशीन का क्या करना है? हमने जाके बैंक को वापस कर देनी है या हमारे नाम मुफ्त की ट्रांसफर हो जाएगी? ये लाइन अगर सवाल में ना लिखी होती तो क्या मतलब होता? ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म. व्हाट इज लीज टर्म? कितने साल के लिए मैंने किराया देना है? अगर ये 0.4 ना लिखा होता तो हाथ खड़ा करके बताएं फिर हम क्या समझते. 0.4 ना लिखा होता जी, बताएं क्या समझते? जी बिल्कुल. अगर ये 0.4 ना लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा एज्यूम करेंगे मशीन ये हम बैंक को वापस कर देंगे, आगे बैंक और किसी को किराए पे दे बेचे, ये बैंक की अपनी मर्जी है. तो ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं सवालों में लिखवाऊंगा. अभी कोई बात लिखनी जरूरी नहीं, कोई नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, आने वाले दिनों में ये लिखवाई जाएगी. तो असल में बच्चे ये समझते हैं कि लीज का मतलब ये होता है कि ये चीज की मैंने 4 साल किराया दे दिया तो ये चीज हमेशा के लिए मेरी बन गई. इट इज नॉट सो. ऐसा नहीं है. बस आपने 4 साल का किराया दिया बैंक को, ये 4 साल के लिए आपकी बनी है और अब आप बाउंड हैं कि चौथे साल के एंड पे ये किसको वापस कराएं? बैंक को वापस करें, क्योंकि आपने बस 4 साल का. हाँ, अगर बैंक ही ये टर्म डाल दे बीच में कि मैं तुम्हें ये ट्रांसफर कर दूंगा तो ठीक है, वो फिर बैंक की मर्जी. अब ये चौथे साल के एंड पे हमारी हो जाएगी. द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%. जो इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ है इस लीज में बैंक ने हमसे लेना चाहा है, दैट इज 10%. चलें जी, और सफा निकाल लें फ्रेश रजिस्टर का और इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं. हाँ दिए, पॉज करना, पॉज करके दिए. ओके जी, वर्किंग 1 हमारी क्या हुआ करेगी? वर्किंग 1 हमारी ये हुआ करेगी कि हमने टोटल कितने पैसे देने हैं 4 सालों में बींगा लेसी. अभी हम लेसर की अकाउंटिंग आज नहीं कर रहे, आज हम किसकी अकाउंटिंग करने लगे हैं? लेसी की. तो हम लेसी की अकाउंटिंग शुरू करने लगे हैं. तो बींगा लेसी हमने कितने पैसे पे करने हैं 4 सालों में? 130 इंटू 4 जरा जबानी बताएं. 520. तो 412 मिलियन वाली मशीन के हमने 4 सालों में कितने पैसे पे करने हैं? 520. अच्छा, हम स्टार्ट किया करेंगे यहां से. लीज पेमेंट्स. जी, कितने? एक पेमेंट कितने की है? 130 मल्टीप्लाइड बाय 5
20। दूसरी हमारी हेडिंग हुआ करेगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, इसको हम पीवी लिख दिया करेंगे, बीवी नहीं, पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, इसको हम एलपी लिख दिया करेंगे, पीवी ऑफ एलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। ओके, 130 कितने साल तक मुसलसल सलसल सलसल आते रहना है, और लेसी ने पे करते रहना है और लेसर ने रिसीव करते रहना है। 31 दिसंबर 2000, मैं बता देता हूं, 2010 को पहली पेमेंट होगी, दूसरी पेमेंट 31 दिसंबर 2011, तीसरी 31 दिसंबर 2000 और चौथी 31 दिसंबर 2013। इस तरह 4 पेमेंट्स हमारी बनेंगी। अब आप हजरात एक वर्किंग टू भी साथ ही खोल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने से पहले, ताकि आप इसकी डेट्स लिख लें कि किस किस डेट को कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट पे होनी है। इसके आगे 3 कॉलम और डलेंगे, वो भी मैं डलवाता हूं। अच्छा जी, हमारी लीज कब शुरू हुई है? 1 जनवरी 2010 को। पहला किराया कब पे होना है? ये तो ऐसी डेट लिख दी ना कि इस दिन लीज शुरू हुई, 31/12/10। दूसरा किराया 31/12/11। तीसरा किराया 12 और चौथा किराया 31/12/13। तो ये 4 किराए हमारी लीज के अंदर पे होंगे। पहला किराया कितना पे होगा? 130, 130, 130, 130, 130 के 4 किराए पे होंगे। अब हमने इन चारों को इधर बुलाना है। हमने इन चारों को कहां बुलाना है? इनकी प्रेजेंट वैल्यू किस दिन निकालनी है? जिस दिन लीज हमारी स्टार्ट हुई, जिस दिन लीज हमारी कमेंस हुई, इस दिन उनकी क्या निकाल लेनी है? प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बताएं, क्या ये चारों अमाउंट्स इक्वल हैं? इक्वल। ये थोड़ी सी उधर नहीं जा रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चारों अमाउंट्स इक्वल हैं। अच्छा, इंटरवल बताएं, साल 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 साल। तो ये इंटरवल भी क्या है? सेम है। तो क्या अब इन चारों को एक ही लिफाफे में डाल के पीछे बुला सकते हैं? ये इस तरह करें, तू आ तू आ तू आ तू आ, इस तरह करें। चारों को एनओटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे बुलाएं? 130 इंटू 1 माइनस 1 1 0 यानी 10%, रेज टू पावर माइनस 1 2 3 4। कौन है 5 वाला? भाई दीवार आ जाए तो मोटरसाइकिल को ब्रेक लगा देते होते हैं, टायर मारना जरूरी नहीं होता। डिवाइडेड बाय 0.1, 412। ये बीवी आ गई, पीवी आ गई, पीवी आ गई। आ गई सबकी? आ गई। कैलकुलेटर पे देख लें, इज इक्वल टू का बटन दबा के। आ रही है? आ गई या आ रही है? पहले डिसाइड कर लें। आ गई है। ओके, अब ये वाला लाइन डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बताएं 520 मैंने किराया देना है, लेकिन अगर आज पैसे दे देता तो कितने देने थे? 412। तो मुझे बताएं अब कितने में, आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं 412 दे देता, लेकिन मैं कितने दे रहा हूं? कितने ज्यादा दे रहा हूं? 108 इंटरेस्ट की मद में दे रहे हैं, 108 इंटरेस्ट की मद में दे रहे हैं। अब इंस्टॉलमेंट्स का टोटल कितना है? ये करने की जरूरत नहीं चाहिए, ये नहीं किया करेंगे हम, मैं वैसे ही कर रहा हूं। इंस्टॉलमेंट्स का टोटल कितना है? 520। प्रिंसिपल
ग्राउंड फ्लोर पे रूम है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी प्रेजेंट वैल्यू की मद में कितने पैसे देने हैं? 420। माशाल्लाह, 420 ही तुम्हें ख्याल आएगा बस। प्रेजेंट वैल्यू की मद में कितने देने हैं? 412। और इंटरेस्ट कितना देना है? 108। अब मुझे बता दें कि इंस्टॉलमेंट्स का ब्रेकअप अवेलेबल है? 520 का 130, 130, 130 और 130। अच्छा, 412 का ब्रेकअप अवेलेबल है या कैलकुलेट करना पड़ेगा? अब आपने ये 108 इंटरेस्ट है, ये लेट पेमेंट की वजह से है, क्योंकि आपने पेमेंट फौरन कर दी है या 4 सालों में करनी है? 4 सालों में करनी है। एक, दो, तीन, चार, 2010, 11, 12, 13। पहली पेमेंट कब है? कितने रुपए? 130, 130, 130, 130। और इधर जवाब बताएं। इन सारियों को बुलाया ना, तो जवाब क्या आ गया? 412। अब 412 आज दे देते, लेकिन वो नहीं थे, इस वजह से 4 सालों में कितने दे रहे हैं? 130 4 दफा। अब हम स्टार्ट किया करेंगे एक फिगर से जिसका हम नाम रखा करेंगे बैलेंस, यानी ये प्रिंसिपल की मद में बैलेंस होगा। व्हाट इज टोटल पेमेंट? व्हाट इज प्रिंसिपल? 412। व्हाट इज इंटरेस्ट? तो इस ये जो फिगर है ना, जिसको पीवी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पीवी। पीवी को इधर लिख दिया करेंगे, पीवी को, पीवी को, किसको? पीवी को, पीवी को। पीवीसी पाइप नहीं, पीवी बोलते रहे। पीवी, 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 पीवी। बीवी क्या कहां से होगी बोलते बोलते? पीवी। कहां से सवाल शुरू किया करेंगे? पीवी। ट्राई करें। पीवी, पीवी, पीवी से शुरू किया करेंगे। कैलकुलेटर पे लिखें ये पीवी। नहीं, इतने प्यार से ना बुलाओ पीवी को। 412 में लिखें, 412 लिखें कैलकुलेटर पे। 412 आप सॉर्ट ऑफ ये समझें कि आपने 412 वाला एसेट उधार पे ले लिया है और आपने इसकी किस्तें पे करनी है 520। इस तरह समझें, क्योंकि मशीन तो आपको इस दिन मिल जानी है, तो इस तरह समझें 412 वाला एसेट आपने किस पे ले लिया है? उधार पे ले लिया। अब ये नहीं कि 108 डिवाइड बाय 4, क्योंकि जैसे जैसे हम इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहेंगे वैसे वैसे उधार कम होता रहेगा, जैसे जैसे उधार कम होता रहेगा वैसे वैसे इंटरेस्ट कम होता रहेगा। तो 108 को अगर 4 से डिवाइड करना होता तो फिर तो कोई मसला ही नहीं था। तो मुझे बता दें स्टार्ट कहां से किया करेंगे? पीवी। पीवी स्टार्ट कहां से किया करेंगे? पीवी से। अच्छा, पीवी के ऊपर आप रेट लगाएं इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का रेट लगाएं पीवी के ऊपर। 412 ज़रब 10%, 41.2। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसको हम रुपीज में पॉइंट्स के आगे डिजिट यूज नहीं करते, हम गुंजाइश है थोड़ी बहुत ही, चलें पॉइंट्स के आगे डिजिट यूज नहीं करते, तो इसको मैं क्या लिख लूं फिर? 41। 412 वाली गाड़ी या 412 वाली मशीन 1 साल मैंने इस्तेमाल की और मैंने कोई किराया पे नहीं किया, उल्टा साल के एंड पे किराया पे किया। तो कितना अरसा मैं उधार वाली चीज इस्तेमाल करता रहा? 1 साल पर इंटरेस्ट कितना बना? लेकिन मैं पे करके आ रहा हूं 130, तो बाकी किस मद में पे कर रहा हूंगा? इन विच रिस्पेक्ट? प्रिंसिपल की मद में। मुझे बता दें कितना अरसा आउटस्टैंड रहा? IAS 23 में आप देखते थे लोन आउटस्टैंड रहा, कितना अरसा ये गाड़ी में मशीन में इस्तेमाल करता रहा? 1 साल। 1 साल तक साल के दरमियान में कहीं पेमेंट की? जब मैंने साल के दरमियान में कहीं पेमेंट नहीं की तो व्हाट डज इट मीन? इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब ये कि मैंने साल के एंड पे पेमेंट की है। तो 1 साल मैंने उधार इस्तेमाल किया, उसमें मेरा इंटरेस्ट बनता है 41।
तो मुझे बता दें प्रिंसिपल की मद में मैंने कितना पे किया, बैलेंसिंग 130 माइनस 14 89। अब प्रिंसिपल है कितना, 412। तो यहां से पकड़ें 412 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में से कितना पे कर दिया, तो 412 को लिखा करेंगे कैलकुलेटर पे, तरतीब देख लें दोबारा, 412 से स्टार्ट कर दिया करेंगे। 412 का वाली चीज कितना अरसा इस्तेमाल की और 1 रुपया पे नहीं किया, बल्कि साल के एंड पे पे किया, पूरा 1 साल 1 रुपया पे नहीं किया, तो 412 पे इंटरेस्ट बना 41 और 130 माइनस 41 89 किस मद में पे कर दिया, 412 माइनस 89 323। जैसे जैसे उधार वापस करते रहेंगे वैसे वैसे प्रिंसिपल कम होता रहेगा, जैसे जैसे उधार वापस करते रहेंगे वैसे वैसे प्रिंसिपल कम होता रहेगा। अब आप 323 पर 10% ज़बानी लगाएं, 32.3, इसको राउंड करें 32.3 को 32। ये क्यों इंटरेस्ट कम हो गया है, क्योंकि कुछ उधार आप पिछले साल के एंड पे वापस कर चुके हैं। अब आपने 323 का उधार इस्तेमाल किया और 323 का उधार कितना अरसा इस्तेमाल किया, 1 साल इस्तेमाल किया, तो उस पे बन गया 32। लेकिन आपने पेमेंट बहुत ज्यादा करा है 1, तो बाकी गाड़ी की प्रिंसिपल प्राइस पे कर रहे हैं, वो कितनी 98 एंड सो ऑन। अब अगली फिगर बता दें कैसे निकलेगी, 323 माइनस 98 220 2 में 225। आप 22.5 के ऊपर कोई 10% लगाए, सॉरी 225 पे 10% लगाए 22.5, 22.5 को क्या करें 23 कर दें, सॉरी पढ़ी हुई आप लोगों ने मैथमेटिक्स। 130 में से 23 कैलकुलेटर के बिना माइनस करें 107। 225 में से 107 कैलकुलेटर पे माइनस करें 118। 118 के ऊपर आप 10% लगाएं 12 जी 118, that's nice, 118 माइनस 118 माने। अब इनके ये टोटल्स करने की जरूरत नहीं है, इसको देख लें थोड़ी देर। ये चीजें पेपर में तो जीरो नहीं आती, इधर इंशाल्लाह आया करेंगे, पेपर में भी आएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, इसको हजम कर लें, फिर अगली कारमीना इंशाल्लाह। ठीक है हाइब्रिड वालों, कोई हाथ खड़े करके बता दें मौजूद हैं, हाँ शुक्रिया। ओके, आना होता है रोजाना, आना होता है, आना होता है, बस वो कह रहे हैं आना होता है कभी कभी। ओके, अब जर्नल एंट्रीज की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब एक सवाल ये है जो कि अक्सर जहनों में आया करेगा, आपको पता है जहन तो दीवाना है, मस्ताना है, कभी कहीं चला जाता है कभी कहीं चला जाता है, कि ये जो आपने पीवी कड्डी है,
कैलकुलेट किया ये पीवी? क्या ये पीवी हमेशा एसेट की फेयर वैल्यू के बराबर आया करेगी या नहीं आया करेगी? मुझे बता लेने दें, या आप लोग अपना बैच लगवा लें शाम को। अभी एक चीज बताई जा रही है वो भी नहीं सुननी है अपनी इधर। तो भाई ये पीवी फेयर वैल्यू के बराबर आना जरूरी नहीं है। अक्सर लेसर ऐसा भी करते हैं कि उनका प्रोग्राम होता है कि ये एसेट 3-4 साल के लिए एक बंदे को लीज पे दे देंगे, 2-3 साल के लिए अगले बंदे को लीज पे दे देंगे, फिर 1-2 साल के लिए किसी और को लीज पे दे देंगे। तो फिर ऐसी सूरत में वो एसेट की पूरी प्राइस रिकवर करने की कोशिश नहीं करते। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो फेयर वैल्यू सवाल के अंदर एसेट की गिवन हो, यानी कि लेसर ने जितने में बाजार से एसेट खरीदा है, क्या वो हमेशा पीवी के बराबर आए? लेकिन कभी आ जाए तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट वैल्यू हमेशा फेयर वैल्यू के बराबर आए। वो लीज टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई जरूरी नहीं है। और लेसी के सवालों में हम फेयर वैल्यू इंशाल्लाह हमेशा इग्नोर किया करेंगे। इसका सवाल में कुछ करना नहीं होगा, इस फेयर वैल्यू को हम इग्नोर किया करेंगे, इसका ऐसा कोई फायदा नहीं है। इस 412 को मैंने कहीं नहीं लेके जाना। वो जो 412 मैंने कड्डा है ना, जो आपने कटवाया है, कैलकुलेट कहते हैं इसको अंग्रेज, वो वाला यूज किया करेंगे। चलें जी, जर्नल एंट्रीज क्या करें जी? जर्नल एंट्रीज 1 जनवरी 2010, साल है 2010। चलें जी, तुम इन्हों 10, पहली एंट्री तुम इन्हों 10, हैंड्स रेज करके 10, हैंड्स रेज करके 10। ओके, ये जो 412 है इसकी पहली एंट्री किया करेंगे यहीं से उठा के। मशीन डेबिट नहीं किया करेंगे, मशीन डेबिट की जगह इसका नाम होगा राइट ऑफ यूज, ताकि जब बैलेंस शीट में ये नॉन करंट एसेट्स में नजर आए तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अलावा नई लाइन के तौर पे नजर आए। तो पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें ये एसेट्स जो है वो अलग से नजर आ रहे होंगे, हमें ये एसेट्स जो है वो इस तरह नजर नहीं आ रहे होंगे जिस तरह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो ओन्ड एसेट आपके नजर आते हैं, उस तरीके से ये नजर नहीं आ रहे होंगे। ये जो है वो डिफरेंट तरीके से नजर आ रहे होंगे। मिसाल के तौर पे ये कंपनी है हमारी पैकेजेस, जिसकी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो खोली हैं। तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम जाके देखते हैं कि ये हमें एसेट्स कहाँ नजर आ रहे हैं। तो मोहतरम ये देखें, नॉन करंट एसेट्स बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं। ये देखें बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसके अंदर आपको 2019 और 18 के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नजर आ रहे हैं और राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नजर आ रही हैं, इंटेंजिबल्स नजर आ रही हैं और बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं। तो एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में लीज वाले एसेट्स आया करेंगे। तो ये वो मशीन्स होंगी जो हमने अपने पैसों से खरीदी होंगी और ये वो मशीन्स होंगी जो हमने किस पे ली होंगी? लीज पे ली होंगी। तो लीज एसेट की एंट्री ये नहीं करेंगे मशीन डेबिट, लीज एसेट की एंट्री करेंगे राइट ऑफ यूज डेबिट। तो राइट ऑफ यूज के आगे ब्रैकेट में मशीन लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन आई कैप तो नहीं लिखता। राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। पैसे उधार पे लेते हैं बैंक से तो एंट्री करते हैं कैश डेबिट लोन क्रेडिट, और एसेट उधार पे लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? राइट ऑफ यूज डेबिट। कैश की जगह मशीन आ रही है, राइट ऑफ यूज डेबिट। लोन लायबिलिटी या लीज लायबिलिटी? ये लोन लायबिलिटी होती है, इसको कहते हैं कैश डेबिट लोन लायबिलिटी क्रेडिट, और इसको क्या कहते हैं? लीज लायबिलिटी। तो ये पहली एंट्री है, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। करें जी इसको 412 से। डस्टर किधर है? ये जो लीज लायबिलिटी है ना, इसको आपने रिकॉर्ड किया करना है किससे? पीवी से। पीवी से। आरओयू के सामने मैंने पीवी नहीं लिखा क्योंकि आरओयू में और भी चीजें जाया करेंगी। मशीन इंस्टॉल कर ली तो वो भी आरओयू में जाएगी, आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट।
मशीन ट्रांसपोर्ट की, उसकी भी ROU डेबिट कैश क्रेडिट। तो ROU के आगे मैंने PV नहीं लिखा, लीज लाइबिलिटी के आगे PV लिखा है। जी बोलें। 412। चलें जी, 31/12/10 बताएं जी, अब क्या एंट्री करेंगे? 31/12/10 कैश आ जा ज ज हम लेसी है ना, उंगली निकाल लें मुझसे। आ जा जा कैश ज ज ज जा कैश क्रेडिट। ये 412 है ना, इन चारों का टोटल 412। इस 412 को कहां डाला है? लाइबिलिटी अकाउंट में। इस 412 को कहां डाले? तो लाइबिलिटी बढ़ गई या लाइबिलिटी कम हो गई? लाइबिलिटी कम होकर 323 पे गिर गई। क्रिएट कितने से हुई थी? कम कितने से हो गई? 89 से। तो कैश आया या गया? जब लेसी ने कैश दिया बैंक को तो लेसी के ऊपर बोझ कम हो गया पैसे देने का। कैश डेबिट, जैसे लोन की किस्त वापस होती थी, कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट। तो लीज लाया बिली टी डेबिट कितने से? 89 से। और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 41 से। फाइनेंस कॉस्ट थोड़ा थोड़ा लोन पे हो रहा है और थोड़ा सा इंटरेस्ट पे हो रहा है साथ। आखिरी आंतरी हमारे साल की 31 दिसंबर 2010, आखिरी एंट्री हमारे साल की। डेप्रीसिएशन डेबिट, डेप्रीसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ये इसी में से कम रिडक्शन राइट ऑफ यूज में से कम होगी। डेप्रीसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। So what is the cost appearing in right of use asset? 412। ये यहां से उठानी है, ये चीज मेरे अजीज, ये 412 यहां से उठानी है। और लीज टर्म कितने साल है? 4 साल। 412 डिवाइडेड बाय 4 बोलें तो 103। चलें जी, अगले साल की आंतरियां कर दें। चलें जी, उठ जाएं। अब किस साल की एंट्रीज होने लगी हैं? 2000। अगर मैं आमने सामने करूं तो फिर
दोबारा एसेट लीज पे लेंगे तो इसके सामने और कोई एंट्री इस साल नहीं बनती, क्योंकि एसेट दोबारा लीज पे नहीं लिया। आमने सामने करना कोई जरूरी नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं। इसके बाद 31/12/11 कैश क्रेडिट कितने से? 130 से। कितना उधार था? 320। कितना दे दिया? अच्छा ये देखिए, ये 323 इन तीनों का टोटल होगा, याद रखिएगा। 412, हाँ 412 ये सारी चीजें। 412 में से 9 पे कर दिया, कितना बच गया? अब इन सबको जमा करेंगे। 225 देने वाला रह गया था, इन दोनों को टोटल 200। 118 देने वाला रह गया था, ये 118 दे दिया। तो 412 माइनस 89, 323 की लायबिलिटी थी। लेकिन अब जो प्रिंसिपल है उसकी मद में कितने दिए? 98। तो लीज लायबिलिटी 98, इंटरेस्ट एक्सपेंस 32। अच्छा, आखिरी साल की एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है कि उसने एसेट दे दिया मुझे, मैं पीपी में शिफ्ट करूं, क्या करूं, वो आखिरी साल की एंट्रीज हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बस हमने कोई 1, 2 साल 3 साल की एंट्रीज मांगता होता है। वो 31/12/11 डेप्रीसिएशन और अकोमोडेशन क्रेडिट, वही 103। जी, डेप्रिसिएशन जब भी लीज पे एसेट लेंगे आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे। हाँ 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 हाँ, जी 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 जी। तीसरे साल की एंट्रीज क्या बनेगी? कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और डेप्शन डेबिट अकोमोडेशन 103 से। अच्छा जी, व्हेन वी विल प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एसेट्स में आपको क्या नजर आ रहा था? राइट ऑफ यूज। और नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको क्या नजर आ रहा है? लीज लायबिलिटी। लेकिन सारी नॉन करंट तो नहीं है, कुछ तो अगले साल भी पे होनी होती है। तो बैलेंस शीट में आपको करंट लायबिलिटीज में नजर आ रहा है करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में 3 चीजें नजर आएंगी। नंबर 1, एसेट साइड पे राइट ऑफ यूज, और लायबिलिटी साइड पर लीज लायबिलिटी और उसका करंट पोर्शन। अच्छा, बात सुनी, वर्किंग 1 2 ना मिटाएंगे इंशाल्लाह। मेरे को पता नहीं क्या हो गया, माशाल्लाह इंशाल्लाह। 100 रुपए नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है। वो कह रहे अल्लाह दें। मैंने समझा कि आप जो है ना वो कह रहे हो कि मिटाना नहीं है, मैंने तस्वीर लेनी है। लेकिन जब मैंने देखा कि एक बंदा यहाँ तक पहुंच चुका है तो फिर मैं थोड़ा डर गया। चलें, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड, ऊपर कंपनी का नाम क्या है? MTL P&L फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। ऐसा कर लें आप
11 कर लें ताकि उसमें 10 भी आ जाए। 2010 पंजाबी वाला 10, ओके। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करें या कैलकुलेट कर चुके हैं? जी नहीं, हो सकता है पेपर में डायरेक्ट P&L मांग ले, इसलिए हम यहां कैलकुलेट करना सीखेंगे ताकि हमें डायरेक्ट अगर P&L मांगे तो फिर हम एंट्रीज करके ना लाएं। इसलिए डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगी? ROU डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। कितने से की थी? 412 से। 412 बटा 4 इज इक्वल टू 103। इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट जिसे कहते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके, ये क्या है? नो फिंगर, और ये क्या है? थंब। तो इंटरेस्ट जब भी आया करेगा हम फिंगर थंब अप्रोच लगाएंगे। कौन सी अप्रोच लगाएंगे? फिंगर थंब। किताबों में इसका क्या नाम लिखा हुआ है? फिंगर थंब अप्रोच। जरा चेक कर लें, दोनों चीजें चल रही हैं बीच, चला के देख लें। चल रही हैं, चलें। अब इसको चलाने तो बाल सेट कर, क्लास से पहले सेट करके आएगा। फिंगर थंब अप्रोच। ये साया पहुंच चुके हैं, वैसे किसी को नजर आ रहा है? करीब वालों को साया पहुंच चुका है फिंगर थंब। किस रो तक नजर आ रहा है ये साया? अच्छा, आखिर तक। ये किस साल का इंटरेस्ट है? 2010 का। ये किस साल का इंटरेस्ट है? 2010 का। और पे भी कब हो रहा है? 2010 के आखिरी दिन, 2010 के। ये किस साल का इंटरेस्ट है? 12 12 12 12 12 12। नहीं, ये तो 12 ऊपर लिखा हुआ है। अरसा देखे ना, अरसा कवर कर रहा है। ये फीलिंग आ रही है? ये अरसा कवर कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अरसा कवर कर रहा है। तो इंटरेस्ट का ताल्लुक पीरियड से है जो अरसा कवर कर रहा है, इसका ताल्लुक किसी डेट से नहीं है। ठीक है, तो ये अगर मैं करूंगा तो ये तो फिर कुछ 2 साल का इंटरेस्ट इस तरह आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा खोलें फिंगर थंब। ये नहीं मुंह की तरह खोल। सॉरी, आई एम इंटेंशनली हर्टिंग यू। अच्छा जी, आप बता दें 2010 का इंटरेस्ट कितना है? तोतला बोलते हैं ना घर में, तो बोले 2010 का इंटरेस्ट कितना है? 41। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहां से पहले प्लान करके जाएंगे, चाहिए क्या आपको? 2011 का इंटरेस्ट। तो यहां प्लान करके जाएं, 2011 का इंटरेस्ट चाहिए। फिंगर थंब को तैयार रखें। 2011 का इंटरेस्ट, 2011 का इंटरेस्ट, 2011 का इंटरेस्ट, 2011 का दो। yes. 2011 32। ओके, 32। ठीक है, साइड पे नोट कर लें, फिर आगे बैलेंस शीट बनाते हैं। साइड पे ही है। ओके, अच्छा भाई, अब जरा जज्बा, मोटिवेशन, डिवोशन। आईकैप को कल ईमेल करके हमने पूछ लिया है कि हमारा फाइनल अकाउंट्स का भी टॉपिक है, IAS 12 का भी टॉपिक है। तो उसमें तो आईकैप IAS 38 भी टेस्ट करता है मिक्स करके, IAS 41 भी, इंटेंजिबल्स और एग्रीकल्चर भी। और ये तो इन बच्चों ने पढ़ा नहीं हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन बच्चों से सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए IAS 38 और 41 रिलैक्स कर दिया जाए? अब देखते हैं आईकैप का क्या जवाब आता है। तो दुआ करें कि आईकैप कहे ठीक है, IAS 38 और 41 की कोई भी एडजस्टमेंट इस सेशन में टेस्ट नहीं होगी, क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल फेज है या स्पेशल फेज है? अच्छा, ट्रांजिशनल फेज है।
लेकिन अगर ICAP ने कह दिया कि IS 30 और 41 में से भी कोई टेस्ट हो सकता है, तो फिर इंशाल्लाह शाम में, दोपहरें, रातें सारी इंशाल्लाह हमारे साथ ही हैं, उसमें क्या मसला है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, MTL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन कितना 31 दिसंबर 11, तो एज ऑन 31 दिसंबर 11 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस तरह बेशक लिख लिया करें 31/12 एंड 31/12/11 गाइस, 31 दिसंबर 2012, no, 31 December 2011 and 31 December 2010. NCA, no company in Antarctica. No, non-current asset. Non-current asset. ये शुरू के दिनों में ना एब्रीविएशन यूज करते हैं, फिर जब हमें आदत पड़ जाती है फिर कहते हैं पेपर में तो लोगों ने पूरा लिखना है। चलें ठीक है, फिर हम भी पूरा लिख देते हैं। शुरू के दिनों में फिर हम भी पूरा लिख देते हैं, लेकिन बाद में भी ये लोग जब चेंज करते हैं ना तो मैं भी फिर कर लेता हूँ। फिर आखिरी दिन जाते हुए कह रहे होते हैं पेपर में पूरा लिखना है। अभी ROU लिखेंगे, मुझे लग रहा है, देखा ROU लिख दिया, मुझे कहेंगे पेपर में राइट ऑफ यूज लिखना। ओके, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ, दूसरा पार्ट बनाए,